जब मेरी शादी हुई तो मेरा पति मुझे दुबई लेकर चला गया। वहाँ दुबई में ही काम करता था, मगर दुबई जाते ही मेरे पति ने कहा कि मेरी नौकरी छूट गई है तो तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। और मैं भीख मांगने लग गई। एक दिन मेरे पति ने एक आदमी के लिए मुझे भेज दिया। उसने मुझे गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगा। मैं चीख रही थी और रो रही थी। वह आदमी ने मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया और मुझे, जल्दी करो रवीना, हमें देर हो रही है। मेरे पति की गुस्से भरी आवाज़ मेरे कानों में गूंज गई तो मैं नींद से जाग गई। मैं बहुत गुस्से में थी। सुबह सुबह उठो और बिना खाए पिए पैसा कमाने के लिए निकल जाओ। मैंने अपने पति की आवाज़ को अनसुना कर दिया और बिस्तर में ही लेटी रही। कुछ देर बाद मेरे पति मेरे पास आए और मेरे ऊपर से रजाई खींचकर गुस्से से बोले, ये क्या तुम घोड़े बेचकर सो रही हो और मैं तुम्हें पागलों की तरह आवाज़ लगा रहा हूँ? मेरा पारा हाई होने से पहले जल्दी से नीचे उतर कर आ जाओ। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है। यह कोई आज की बात नहीं है। मेरा पति हर रोज़ मुझे ऐसा ही पारा हाई होने की धमकी देता था। मैं बिस्तर पर लेटी रही क्योंकि मेरा पति मुझे हमेशा धमकाता था। वह हाथ नहीं उठाता था। मैं उसके धमकियों से डर जाती थी, लेकिन मेरा दिल उठने को नहीं चाह रहा था। यही सोचकर मैं रजाई में लेटे रही। 5 मिनट बाद मेरे पति की नज़र फिर से मुझ पर पड़ी कि अब तक मैं सो रही थी। मेरी किस्मत खराब थी। मेरा पति आया और वह मेरा बाल खींचकर मुझे खड़ा कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ? तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती? पहले दिन ही समझा दिया था ना। गुस्सा मत दिलाना, मगर तुम पर कोई असर ही नहीं होता तो चलो ऐसे ही चलो। इतना बोलकर मेरे पति ने मुझे घर से बाहर धक्का दे दी। मैं अभी तक पूरी नींद से जागी भी नहीं थी। मेरे बिखरे बाल थे, मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी और मैं हक्का बक्का चेहरा लिए मैं अपने पति के पीछे चली गई। मैंने अपने पति से कई बार, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जिस पर मेरे पति ने गुस्से से कहा, यह नौबत वक्त तो तुम खुद ही लेकर आई हो। मैं तुमसे एक बार कह दिया था। एक बार में मेरी बात समझ में आता ही नहीं। जब मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चुप हो गई। मैं कुछ भी नहीं कह पाई और अंदर गुस्से की घूंट पीकर रह गई। लेकिन मैं गुस्सा ही कर सकती थी, वह भी अंदर ही अंदर। मेरे पति का बात मानने के अलावा कुछ चारा भी तो नहीं था। थोड़ी देर बाद हम एक टूटी फूटी दुकान के सामने आ गए। इस दुकान पर बहुत कम लोग आते जाते थे। दुकान के मालिक ने जैसे हमें देखा, सर के इशारे से हमें अंदर आने को कहा। मेरे पति और मैं दोनों दुकान के अंदर चले गए, जहाँ पर मेरे पति ने अलमारी खोली और अपना काम कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं कह रहे थे। मेरे पति ने अलमारी से कुछ कपड़े निकाले, कुछ कपड़े मेरे लिए और कुछ कपड़े खुद पहनने लगे। यह कपड़े एकदम से फटे पुराने थे। मुझे एकदम से गुस्सा आ रहा था। मेरे पति से कपड़े लेकर मैं एक तरफ रख दी, पर मेरे पति ने एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, खबरदार अगर तुमने नाटक किया तो। मेरे पति का गुस्सा इतना था कि मुझे डराने के लिए काफ़ी था। कुछ देर में मेरा और मेरे पति का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। आज मेरा बार बार रोने को दिल कर रहा था। आंखों में आंसू बार बार आ रहा था, लेकिन मैं वह आंसू मेरे पति से छुपा कर पूछ लिया करती थी। अगर उसको पता चलता तो वह बहुत गुस्सा करता। शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था, वरना इससे पहले तो वह मुझे सिर्फ धमकियां ही देता था और मैं उसकी बात मान भी लेती थी। आज मेरे पति ने अपना असली रंग दिखा दिया। मुझे वहीं छोड़कर वह ऊपर चले गए और दुकान के मालिक से कुछ पूछने लगे। मुझे पता था कि मेरे पति क्या पूछ रहे थे, इसलिए बेकार टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दुकान के मालिक ने मेरे पति की तरफ एक पेपर सिग्नेचर के लिए बढ़ा दिया। मैं चुपचाप उठकर मेरे पति के पीछे चल दी। हम सड़क के किनारे आ गए थे और एक मॉल के पास आ गए। मेरे पति ने मुझे पार्किंग छोड़ा और खुद अंदर चले गए। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। क्या पता कि इतने लोगों की भीड़ के बीच भी मेरा पति मेरे ऊपर हाथ उठा देते। चुपचाप मैं इस गर्मी में वहाँ पर खड़ी रही। थोड़ी देर के बाद एक आदमी की गाड़ी वहाँ पर आई। मैं जल्दी से उसके पास गई और जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर कुछ पैसे मांगने लगी। उस आदमी ने मुझे बहुत गुस्से से देखा और कुछ पैसे मेरी तरफ उछाल दिए। उस आदमी के लिए वह पैसे बहुत थोड़े थे, लेकिन मेरे लिए वह पैसे बहुत ज़्यादा थे। अगर अपने लिए भीख मांगती तो इतने ही पैसे में मैं अपना गुजारा कर लेती और इस गर्मी से बच जाती।
लेकिन मेरा पति मुझे ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं देते। मैं चुपचाप इसी गर्मी में खड़ी अपना काम कर रही। धीरे धीरे करके वहाँ गाड़ियों की लाइन लगने लगी। मैं हर आने वालों के सामने हाथ बढ़ाकर भीख मांगती और आने वाले लोग मेरे हाथ पर कुछ न कुछ पैसे रख देते। खड़े खड़े मेरी कमर दर्द करने लगी थी और मेरे पैर भी दुखने लगे थे। थोड़ी ही देर बाद मैं एक पेड़ की छांव में बैठ गई। इतने देर में 6 गाड़ियां मेरे सामने से निकल गई थी, लेकिन मैंने भीख मांगने के लिए नहीं उठी। तभी मेरा पति मॉल से बाहर आ गया और जब उसने मुझे देखा तो मेरे पास आकर गुस्से से बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम? आराम से यहाँ बैठी हो और देखो तुम्हारे सामने से कितनी गाड़ियाँ निकल रही है। ऐसा होता है क्या धंधा? अगर तुम्हें काम करना है तो चुपचाप बता दो, वरना मैं तलाक देकर तुम्हारी छुट्टी कर देता हूँ। फिर अपनी मर्जी करती रहना। मेरे पति की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मेरी कमर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इस वक्त मेरे पति ने मेरे कमर पर एक जोरदार लात मारी और कहने लगा, लो हो गई तुम्हारी कमर ठीक। मैं अपने दर्द से संभाल भी नहीं पाई थी कि मेरे पति ने मेरे बालों से खींचकर ऊपर उठाया और कहा कि चुपचाप अपने काम पर लग जाओ, जब तक मैं न कहूँ यहाँ से हिलना भी मत। फिर मेरा पति दोबारा से मॉल में चला गया। मैं तो पूरे दिन की भूखी प्यासी थी और ऊपर से इतनी गर्मी, मुझे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मगर मैं मजबूरी में खड़ी हो गई और दोबारा भीख मांगने लगी। मेरे पति ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन पता नहीं आज इसे क्या हो गया था। भूखे रहने की वजह से मुझे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन मैं मेरे पति को मौका देना नहीं चाह रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी काम पर लगी रही। मेरे पति ने अपने काम से फ्री होकर आए तो हम टैक्सी पकड़कर उसी दुकान में चले गए और कपड़े वगैरह उतार कर रखने के बाद मेरे पति ने कागज़ पर दस्तखत किया और हम फिर से घर आ गए। काश हम फिर घर वापस ना आते, क्योंकि मेरे पति ने घर आने के बाद पूरे दिन का गुस्सा निकाल दिया था। दर्द से मेरा पूरा जिस्म टूट रहा था। पहले मैं लड़कियों पर हंसा करती थी जो इतनी मार खाने के बावजूद भी अपने पति को नहीं छोड़ती, लेकिन आज वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। मेरे जिस्म से जुबान चली गई थी। मेरा पति मुझे मार कर घर में बंद करके जा चुके थे। मेरा पूरा जिस्म दुख रहा था और यहाँ पर मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। अपने देश से इतनी दूर थी कि किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी और ना ही यहाँ से भाग कर जा सकती थी। मैं तो यहाँ के रास्ते को भी नहीं पहचानती थी और भाग कर जाती तो कहाँ जाती। यहाँ के लोगों की ज़बान भी दूसरी थी। सब लोग इंग्लिश में बात करते थे और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। रोती रोती पता नहीं कब दीवार से टेक लगाकर ही मैं सो गई थी। सुबह सुबह मेरी आँख मेरे पति की आवाज़ से खुली थी। आज मेरा पति मुझे बहुत प्यार से उठा रहे थे। कल वाले गुस्सा कोई भी झलक उसमें नहीं आ रही थी। आज मेरे पति का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। मेरे पति ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए मुझे उठाया था। कहने लगे, रवीना उठ जाओ, कुछ खा लो, कल से तुमने कुछ खाया नहीं। अब तो मेरे पति का इतना ज़्यादा प्यार डराने लगा था। आज मैं गुस्सा दिखाने की गलती नहीं की। गुस्सा दिखाने का अंजाम कल मैं भुगत चुकी थी। मैं चुपचाप उठकर मेरे पति के पीछे चल दी। मेरे पति खुद ही अपने हाथों से नाश्ता तैयार करने लगे। मैं तो फटी फटी आंखों से अपने पति को देख रही थी। कल से पहले मेरे पति ने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था और पहले कभी इतना प्यार भी नहीं जताया था। इतना शानदार नाश्ता मैं पहली बार कभी नहीं देखा। पहले मेरे पति बहुत ही सस्ते से होटल से खाना लेकर आते थे। मैं भूखी थी, खाने पर टूट पड़ी और जी भर कर खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे पति ने कल वाले रवैये के लिए मुझसे माफ़ी मांगी। मैं फिर मेरे पति को माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे उसको माफ़ करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। ना तो मैं यहाँ से भाग कर जा सकती थी और न ही अपने पति से लड़ सकती थी। मेरे पति बहुत प्यार से बोले, रवीना, मन तो नहीं करता कि इस हालत में मैं तुम्हें काम पर ले जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। मेरा जिस्म दर्द कर रहा था। जब मेरे पति का रवैया बदला हुआ देखा तो मैंने कहा, रहने दीजिए ना, आज नहीं चलते हैं। लेकिन मेरे पति ने कहा, रवीना, काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेहत के लिए कुछ इंतजाम किया है। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया। सामने एक व्हील चेयर पड़ी थी। कहने लगा, देखो मैं यह लेकर आया हूँ, इस पर बैठकर तुम काम कर सकती हो। अब तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा।
व्हील चेयर को देखते ही गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। यानी कि मेरा पति अब इतना गिर चुका था कि मेरे जख्मों से भी पैसा कमाना चाह रहा था। मैं फिर आज मनमानी की और उसकी बात नहीं मानी। मेरे पति का रवैया फिर से बदलने लगा था। मेरे पति ने चिल्लाकर कहा, रवीना सुनाई नहीं देता क्या? व्हील चेयर पर जाकर बैठ जाओ। फिर मेरी मजबूरी फिर से मेरे सामने आ गई। अगर मैं अपने पति की बात नहीं मानती तो मेरा पति आज फिर से मुझे जानवर की तरह मारता। मैं चुपचाप जाकर व्हील चेयर में बैठ गई। थोड़ी देर में मैं और मेरा पति उसी दुकान पर पहुंचे। इस बार मेरे पति ने मुझे कपड़े बदलने के लिए नहीं कही, तुम ऐसे ही ठीक हो। थोड़ी देर बाद फिर से एक मॉल की पार्किंग में आ गए। इस बार मेरा पति अंदर नहीं गया और मेरा पति व्हील चेयर पकड़े हुए वहीं पार्किंग में खड़ा रहा। और हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार लोगों के पास जाकर भीख मांगनी नहीं पड़ी, बल्कि लोग खुद ही मेरे पास आते और मेरे झोले में पैसे डालकर चले जाते। आज एक ही दिन में हमारे पास इतने सारे पैसे हो गए, शायद हम एक महीने में भी जमा नहीं कर सकते थे। मेरा पति तो खुशी से पागल हो रहा था। वह बार बार मुझसे पूछता, रवीना तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मुझे भूख तो बहुत लगी थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था, लेकिन इसलिए मैंने कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया। अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। मेरे सपने यूं टूट कर बिखर गए। कभी सोचा ही नहीं था जब मेरे पति से शादी हुई थी तो मैं कितने ख्वाब सजा कर आई थी। मैं बहुत ही अच्छे खाते पीते घराने से थी और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं अपने पूरे ख़ानदान की लाडली थी, लेकिन बड़े कहते हैं ना, जो सबसे लाड प्यार से पाला जाता है, ज़िंदगी उसी के साथ ही भयानक मजाक करती है। और मेरे साथ भी ज़िंदगी ने एक ऐसा ही गंदा भयानक मजाक किया। बचपन से ही मेरा सपना आर्मी में जाने का था, लेकिन हम एक छोटे से गांव में रहने के कारण, जहां पर लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बहुत बड़ी बात होती थी, आर्मी में जाने का तो कुछ सोच ही नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपने आर्मी बनने की ख्वाहिश अपने दिल में ही दबा लिया था। हम 3 भाई बहन थे। मैं सबसे छोटी थी। मेरे से बड़ी एक बहन और एक भाई था। मेरे दोनों भाई बहन की शादी हो चुकी थी। मेरे पिताजी एक कंपनी में मैनेजर थे। पैसे की कोई खास दिक्कत नहीं थी। हमारा ज़िंदगी आराम से गुजारा हो जा रहा था। दोनों भाई बहनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, लेकिन मैं इतनी सुस्त थी कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देती थी और न ही मेरे माँ बाप ने मेरे पढ़ाई पर जोर डाला था। इस तरह मैंने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की और मैं पढ़ाई छोड़ दी। ज़्यादा लाड प्यार की वजह से मैं थोड़ी बिगड़ गई थी। जब मेरी माँ किसी काम के लिए कहती तो मेरा जवाब ना में होता था। मेरी माँ ने कहा था कि कोई तो हुनर सीख लो, पढ़ी लिखी नहीं हो तो कुछ तो हुनर हाथ में होना चाहिए। मुझे खाना बनाना भी नहीं आती थी। मैंने अपनी माँ बाप के लाड़ प्यार का इन्हें यही फल दिया, इन्हें खूब सताया। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। मुझे खाना बनाना आता नहीं, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं और न ही मेरे हाथ में कोई हुनर था, क्योंकि मेरे लिए जो भी रिश्ता आता मालूम पड़ते तोड़ देता था। सबको पढ़ी लिखी कमाऊ और होनहार लड़की चाहिए थी, लेकिन मेरी बदकिस्मत यह थी कि मेरे पास तो एक भी हुनर नहीं था। मेरे माँ बाप भी मेरे कारण बहुत चिंतित थे। अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी थी कि बस मेरी किसी तरह से शादी हो जाए, नहीं तो लोग ताने दे देकर जीना मुश्किल कर देंगे। फिर एक रिश्ता आया तो उसकी बड़ी बहन साथ थी और उसका भाई दुबई में नौकरी करता था। यहाँ अपना देश इंडिया शादी करने के लिए आया था। शादी के बाद वह तुरंत अपनी पत्नी को दुबई लेकर जाना चाहता था। मेरे माँ बाप को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था, लेकिन उन्होंने लड़के को साफ बता दिया था कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, ना ही इसे कुछ हुनर है। यहाँ तक कि हमारी लड़की को खाना पकाना भी नहीं आता। लड़की की बहन ने कहा था कि हमें सिर्फ लड़की दिखा दो, अगर लड़की पसंद आ गई तो हमें इस सब बात का कोई फ़र्क ही नहीं होगा। बाकी जो काम लड़की को नहीं आता वह हम सिखा देंगे। वैसे भी इसे वहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। दुबई में वहाँ मेरे बहुत सारे नौकर हैं। फिर जैसे ही मेरे माँ ने और रिश्तेदार रिश्ते वालों के सामने मुझे लेकर आई, उन लोगों ने मुझे हाँ कर दिया। मेरी ननद ने जल्दी से अपने हाथों से कंगन उतार कर मेरे हाथ में पहना दी और कहने लगी कि हमें रिश्ता मंजूर है, हमारे तरफ से रिश्ता पक्का है। मेरी माँ तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा पा रही थी। चीज़ की बात की तो मेरी ननद ने मना कर दिया। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए,
यह शादी सादगी से करनी है। मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते यह दोनों की शादी हो जाए। फिर रवीना के वीज़ा भी तो बनवाने पड़ेंगे। फिर मेरा भाई इसे साथ लेकर ही दुबई चला जाएगा। एक हफ्ते बाद मेरी शादी भी हो गई और मैं अपने ससुराल भी आ गई। एक हफ्ते तक हम इंडिया में ही रुके। जल्दी जल्दी मेरा वीज़ा तैयार करवा दिए। एक हफ्ते में मुझे अपने पति से इतना प्यार मिला कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगी। उसके बाद हम दुबई आ गए। इस घर में पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। बस मुझे मेरे पति की सिर्फ एक बात बुरी लगती थी कि मेरा पति बहुत गुस्सा करते थे, इसलिए मैं खुशी खुशी उसका हर काम मान लेती थी। मेरे पति भी एक बात झूठ बोले थे कि दुबई में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी नौकर नहीं है। मैं सारा काम खुद करती थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए मेरा पति खाना होटल से ले आते थे। एक दिन मेरा पति काम से आए तो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उसे परेशानी की वजह पूछी तो मुझे नहीं बता रहे थे, लेकिन मैं बार बार बोली तो कहने लगे हमें दुबई छोड़कर इंडिया जाना पड़ेगा। वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैं उनका बहुत सारा कर्जा ले लिया है और मेरी नौकरी भी चली गई है। मैं वापस इंडिया नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपने पति से कहा कि ऐसा करो कि आप अपने लिए काम ढूंढो और साथ में मेरे लिए भी काम ढूंढ देना। मैं भी काम करने के लिए तैयार थी। मेरी बातें सुनकर मेरे पति ने जो बात कही उसे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं हैरानी से अपने पति को देखने लगी और कहा हम दोनों को भीख मांगने पड़ेंगे। क्यों? भगवान ने हमें हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, हम कुछ भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। उनसे कहा कि मेरा एक दोस्त भी भीख मांगता है, लाखों कमाता है। 15 दिन के अंदर हमारे पास भी बहुत सारा पैसा हो जाएगा। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होंगे तो मैं धीरे धीरे कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा और हम भीख मांगना छोड़ देंगे। मेरे पति ने धीरे धीरे मुझे अपने शीशे में उतारना शुरू कर दिया। मैंने मजबूरी में उसकी बात मान ली। मेरे पति ने कहा कि यहाँ भीख मांगने का अलग ही सिस्टम है। पहले यहाँ रजिस्टर होना पड़ता है। हमें फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे और हम भीख मांगने के लिए जाते थे। जाने से पहले हस्ताक्षर कराया जाता था और काम से आने के बाद भी करना पड़ता था। हमने यहाँ काम शुरू कर दिया। मुझे बहुत अजीब लगता था, फिर मजबूरी में मेरी आदत हो गई। धीरे धीरे करके 12 दिन में ही हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हमने आराम से खर्चा उतार दिया। फिर मैं अपने पति से कहा कि हम यह काम बंद कर देना चाहिए। फिर मेरी बात सुनकर मेरे पति बहुत गुस्सा हो गए। कहने लगे पागल हो गई हो तुम, बिना मेहनत के इतने सारे पैसा आ रहे हैं और तुम काम छोड़ना चाहती हो। मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी और हम भीख मांगते रहे। भीख मांगकर हम बहुत पैसे कमा रहे थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे पति इतने पैसे डालते कहाँ हैं। हमारे घर में खाना भी उसी सस्ती होटल से आता था। अब मुझे बहुत अजीब लगता था। भगवान ने मुझे चारों हाथ पैर दिए थे, लेकिन मैं अपाहिज बनकर लोगों से भीख मांगती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं जाएंगे। पता नहीं मेरे पति कहाँ ले जाने की बात कर रहा था। थोड़ी देर में हम घर से बाहर आ गए थे। वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर एक आदमी बैठा था। मेरे पति ने मुझे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए इशारा किया, लेकिन मुझे मेरे पति के बिना बैठते हुए मुझे डर लग रहा था। मैंने अपने पति से कहा आप मेरे साथ बैठ जाइए, तो मेरे पति ने मना कर दिया। फिर मैं गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। मेरे पति ने समझाया कि यह आदमी मेरा दोस्त है, तुम मत घबराओ, मैं अभी बस 2 मिनट में आता हूँ। मेरा पति मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अचानक से कहाँ चला गया। इतनी देर में उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और मुझे लेकर चल दिया। गाड़ी स्टार्ट होती ही मैं चीखने चिल्लाने और रोने लगी। उस आदमी ने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा दिए और मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया। मैं चीखने लगी, रोने लगी, पर उस आदमी ने कहा कि बहन चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, या क्या कह रहे हो। उस आदमी ने मेरे सामने मोबाइल पर एक वीडियो ऑन कर दी। वीडियो देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर बिजली गिर गई हो। वह आदमी सही कह रहा था, वह तो सच में मेरी जान बचाई थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मेरा पति किसी से नोटों से भरा हुआ बैग ले रहा था और एक बैग वापस कर रहा था। यानी कि मेरा पति गलत काम कर रहा था, लड़कियों और ड्रग्स सप्लाई करता था। यानी कि मुझे भीख मंगवाकर जो पैसा जमा होते थे उससे वह गैर कानूनी तरीके से बिजनेस कर रहा था और साथ ही खुद को भिखारी दिखाकर पुलिस की नज़रों से बचा हुआ था।
इस आदमी ने और एक धमाका मेरे सर पर फोड़ दिए। कहा कि आज तुम्हारे पति ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। मैं तुम्हारे पति को पकड़ने के लिए भेष बदल कर आया हूँ और ग्राहक बनकर तुम्हें एक रात के लिए खरीदने आया था और तुम्हारा पति फौरन मान गया। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हें एक रात के लिए इसलिए खरीदा है ताकि मैं तुम्हारे पति की सारी जानकारी तुमसे हासिल कर सकूं। एक तुम ही तो हो जो उसको पकड़वाने में मेरी मदद कर सकती हो। तुम हमें सतीश के अड्डे का पता बता दो। सतीश इस काम में अकेला नहीं है, पूरा गैंग है जो साथ में मिलकर काम करता है। तुम्हारी छोटी सी मदद से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। सतीश ने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि भीख मंगवा कर अपना कारोबार बढ़ा सके। इसलिए इंडिया में सतीश की कोई बहन नहीं है। वह वाहन बनकर तुम्हारे घर में आई थी। वह उसी की गैंग की एक लड़की है। अगर तुमने पुलिस की मदद कर दी तो तुम अपने घर इंडिया भी जा सकती हो, क्योंकि पुलिस तुम्हारी पूरी मदद करेगी। इसलिए अगर तुमने पुलिस की मदद नहीं की तो हमें मजबूरन तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा। इस आदमी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति की बेवफाई में मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच लिया था कि मैं पुलिस वालों की मदद ज़रूर करूंगी। मैं पुलिस को उसी टूटी फूटी दुकान के बारे में बताया। वहीं जाकर मेरा पति सिग्नेचर करता है और वहां अपना हुलिया बदलता है। इसके बिजनेस के ताल्लुक इस दुकान से जुड़े हैं। पुलिस वाले ने मुझे मेरे पति के पास नहीं भेजा और मुझे इंडिया वापस भेज दिया। उस पुलिस वाले ने उस टूटी फूटी दुकान पर छापे मारे। सतीश पकड़ा गया था। उसके पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया था। इंडिया आकर मैं अपने माँ को गले लगाकर बहुत रोई। अपनी गलतियों पर खूब पछताई और माफ़ी मांगी। सतीश पुलिस की हिरासत में था। उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया कि पुरानी बातों को लेकर मत बैठे रहो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों में खड़े होकर अपने तरीके से जियो। मैंने एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ और जल्दी ही अपने पैर में खड़े होना चाहती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।